शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात युद्धाभ्यास अजय वॉरियर 2025 की, जिसके 8वें एडिशन की शुरुआत राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हो चुकी है। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 30 नवंबर तक चलेगी और इस दौरान दोनों देशों की सेनाएं आतंकवाद रोधी अभियानों, ब्रिगेड स्तरीय सामरिक समन्वय और सिमुलेशन आधारित प्रशिक्षण करेंगे। इस अभ्यास का मकसद दोनों देशों की सेनाओं के बीच अनुभवों और क्षमताओं का आदान प्रदान करना होगा। बेहद फुर्तीला अंदाज, पलक झपकते ही दुश्मन का खेल खत्म। यह है भारत और ब्रिटेन की सेनाओं का पराक्रम, जिसका प्रदर्शन इन दिनों ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अजय वॉरियर 2025 के तहत किया जा रहा है। ये युद्धाभ्यास बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में चल रहा है, जिसमें दोनों देशों की सेनाओं के 240 सैनिक शामिल हैं। भारत की ओर से सिख रेजिमेंट के जवान भाग ले रहे हैं, जबकि ब्रिटेन की ओर से फर्स्ट डिवीजन की 4th लाइट ब्रिगेड के 2nd बटालियन रॉयल गोरखा राइफल्स के सैनिक भी शामिल हैं। भारतीय टुकड़ी की अगुवाई कर्नल नीरज बेनीवाल कर रहे हैं, तो वहीं ब्रिटिश दल की कमान लेफ्टिनेंट कर्नल साइमन डायसन के हाथ में है। अपने युद्ध कौशल को बेहतर बनाने के लिए भारतीय सेना लगातार युद्धाभ्यास कर रही है। जहां एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने बाद अब तक का सबसे बड़ा ट्राई सर्विसेज युद्धाभ्यास एक्सरसाइज त्रिशूल पूरा हुआ, वहीं अब भारत और इंग्लैंड की सेनाएं एक साथ बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस में अजय वॉरियर में जुटी हुई हैं। अगर अजय वॉरियर की बात की जाए तो 17 नवंबर से शुरू होकर ये 30 नवंबर तक जारी रहेगा। इसमें भारत और इंग्लैंड के 240 सैनिक एक साथ युद्ध के मैदान में दिखाई दे रहे हैं। ये इंटरऑपरेबिलिटी के साथ साथ एक दूसरे को बेहतर समझने के भी एक मौका है। 14 दिनों के इस युद्धाभ्यास के दौरान दोनों सेनाएं कई महत्वपूर्ण ट्रेनिंग में भाग लेने वाली हैं। इनमें ब्रिगेड स्तरीय संयुक्त मिशन योजना, इंटीग्रेटेड टेक्निकल ड्रिल्स और सिमुलेशन आधारित प्रशिक्षण शामिल हैं। साथ ही आतंकवाद रोधी अभियानों का अभ्यास भी पूरी कुशलता से किया जा रहा है, ताकि सैनिक अर्ध शहरी और जटिल इलाकों में आतंकवाद रोधी अभियानों का वास्तविक अनुभव हासिल कर सकें। इस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का मकसद दोनों सेनाओं के बीच सामरिक कौशल, अनुभवों और क्षमताओं का आदान प्रदान करना है। इतना ही नहीं, ये संयुक्त युद्धाभ्यास न सिर्फ दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभा रहा है, बल्कि सामरिक साझेदारी को भी मजबूत कर रहा है। This joint exercise stands as a clear demonstration of our shared commitment to global peace and security. Guided by the United Nations peacekeeping mandate, we have come together to enhance our capabilities in counter-terrorism operations. 2011 में अजय वॉरियर की शुरुआत हुई थी, जो अब भारत और ब्रिटेन की सेनाओं के बीच एक महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास बन चुका है। इस साल इसका ये 8वां एडिशन है, जिसके तहत दोनों देशों के सैनिक दिन और रात अपने युद्ध कौशल को धार देने में जुटे हैं। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि कैसे जमीन से लेकर आसमान तक भारत और ब्रिटेन के सैनिक अपने हर मिशन को बखूबी पूरा कर रहे हैं। 2 साल में एक बार होने वाली इस एक्सरसाइज के जरिए भारत और यूके के सैनिक एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस को ग्रहण करते हैं। एक साथ युद्ध के मैदान में एक दूसरे से युद्ध करना सीखते भी हैं, अपना कौशल और शैली परखते हैं और इसे डिफेंस डिप्लोमेसी का एक मजबूत अध्याय भी माना जाता है। मौजूदा चुनौतियों और हालात को देखते हुए भारत लगातार अपने मित्र देशों के साथ सैन्य साझेदारी को मजबूत कर रहा है, चाहे वो डिफेंस डील हो या फिर इस तरह की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। अजय वॉरियर के जरिए भी आपसी सहयोग, क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक शांति के प्रति साझा प्रतिबद्धता को और मजबूत किया जा रहा है। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत मंडपम में चल रहे 44वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में देश और विदेश के कई स्टॉल्स हैं, जो अपनी किसी न किसी विशेषता के लिए लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर डिफेंस एक्सपो जोन भी है, जहां मेड इन इंडिया हथियारों का प्रदर्शन किया गया है। और इस डिफेंस एक्सपो में तोप की गोली से लेकर बंदूक की गोली तक, मिसाइल से लेकर ड्रोन तक और पैराशूट से लेकर फाइटर जेट्स तक को दिखाया गया है। डिफेंस एक्सपो जोन में हमारी सहयोगी मनीषा लड्डा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए।
सबसे पहले शुरुआत ही हम करेंगे मेक इन इंडिया के स्टॉल से, जहां पर आपको बड़ी संख्या में जितने भी एक्सप्लोजिव है वो दिखने वाले। किस तरीके की रेंज है, क्या कुछ है, किस तरीके की तकनीक लेकर आए हैं इस बार रक्षा के लिए, वो हम जानेंगे। सर हमारे साथ है। सर एक एक चीज़ हम चाहेंगे कि इस एक्सप्लोजिव के बारे में आप बताइए कि क्या नई रेंज है, किस तरीके से हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो और भी मजबूत होने वाला है। मैडम ये जो स्टॉल लगा है ये म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड पुणे से है, इसका हेडक्वार्टर पुणे में है और ये सारा जितना भी प्रोडक्शन बनाया जा रहा है ये मेक इन इंडिया है। और ये जो स्टॉल लगा है ये इसी लगा है कि हमारे पास क्या क्या उपलब्धि है उसके लिए। और ये जितने भी बॉम्ब्स वगैरह लगाए ये सारे हम लोग मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्स और जितना भी हमारा आर्मी डिफेंस सेक्टर है उनको प्रोवाइड करते हैं हम लोग। ये जितना भी चीज़ बन रहा है ये सब हमारा म्यूनिशन इंडिया बना रहा है और ये टोटली मतलब मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है। मेक इन इंडिया प्रोडक्ट, राइट मैडम। और ये कुछ सबसे पहले शुरुआत ही हम इन एक्सप्लोसिव से करेंगे कि इनके बारे में सर हमें बताएं। राइट मैम। ये जितने भी आप सेल देख रहे हैं मैडम, ये जो बॉम्ब्स रखे हुए हैं ये हम लोग ने कारगिल युद्ध में यूज़ किए थे, जिससे हमें कारगिल का विजय प्राप्त हुआ था। ये टैंक एमुनिशन है, ये टैंक में यूज़ किए जाते हैं, टैंक डिस्पोज करने के लिए, एंटी टैंक। तो जब भी आपको किसी को टारगेट बनाना है और एंटी टैंक्स में जो है बेसिकली इसका इस्तेमाल किया जाता है। यस मैम, ये एंटी टैंक के लिए यूज़ होता है। इसमें अलग अलग टाइप के जैसा टारगेट रहेगा वैसा ये यूज़ होता है और इसको मतलब यूज़ जैसा टारगेट रहेगा, जैसा सामने का हम लोग को नज़र आता है वो तो आर्मी डिसाइड करेगा, हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं। ये 125 है, इसमें आप देखोगे अलग अलग है, 120 भी है। तो ये बेसिकली आपका रेंज जो है वो डिसाइड कर। राइट मैम, राइट मैम। लेकिन अगर इस नए ग्रेनेड की बात करूँ तो इसकी खासियत क्या है और इसका वजन कितना है? इसमें सेम मॉडल है मैडम, नया ग्रेनेड है, नया वर्जन है ये। इसमें वेट भी हल्का कर दिया गया है। इसका नियर 600 ग्राम आ जाएगा मैम। 200 ग्राम का जो है वो फर्क है डिफरेंट। इसका बॉडी चेंज किया हम लोग ने, इसका ग्रिप अच्छा हो गया, पकड़ने में आसान है, स्मूथ है। इसका बॉडी मेटल चेंज किया हम लोग ने और ये इसमें 2 वर्जन निकाला है मैडम हमने। सर इस सिस्टम के बारे में बताइए जो कि यूज में भी है और कितना ज़्यादा कारगर है ये CMDS काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम है। ये फाइटर एयरक्राफ्ट्स में लगाया जाता है। भारतीय वायुसेना के सभी एयरक्राफ्ट्स इससे लैस हैं। इस सिस्टम का काम है कि दुश्मन के जो एयरक्राफ्ट या मिसाइल्स हैं उनको गुमराह करना। ये एक तरीके से फॉल्स टारगेट प्रिडिक्ट करता है। तो इस सिस्टम का बेहतरीन यूज़ भारतीय वायुसेना ने किया है। ये इसका नाम है आकाश, सर्वविदित है। ये एक धरती से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है जो कि हमारी भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना में ऑलरेडी पूरी तरीके से ऑपरेशनल यूज़ में होता है। पूरी तरीके से ये डिज़ाइन एंड डेवलप्ड बाय DRDO एंड BDL ने इसका पूरा निर्माण किया है। तो ये जो आप मिसाइल्स देख रहे हैं ये इनकी नई लॉन्च है, आकाश नेक्स्ट जनरेशन। या दिस इज एब्सोल्युटली यू आर राइट, दिस इज कॉल्ड आकाश नेक्स्ट जनरेशन। इसमें एस यू सी जो यहाँ पर लगी हुई है उसको थोड़ा इम्प्रोवाइज फैक्टर इसमें डाले गए हैं ताकि ये अधिक लीथल हो पाए, इसकी क्षमता ज़्यादा हो पाए और इसको ज़्यादा इसकी जो यूजेज है वो इसलिए अच्छा हो जाए ताकि इसमें जो इसका थोड़ा वेट कम किया गया है, इसमें अच्छा नया स्पीकर लगाया गया और इसकी जो साथ में कॉन्फ़िगरेशन होती है वो नंबर ऑफ व्हीकल्स हैज़ बीन रिड्यूस ताकि मोबिलिटी में ईजी पड़े। आगे बढ़ते हैं। अगली अच्छी खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है, जहां देश का पहला डिजिटल आदिवासी संग्रहालय लोगों के लिए खुल चुका है। ये भव्य संग्रहालय उन आदिवासी वीरों को समर्पित है जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। ये संग्रहालय इतिहास, परंपरा और आधुनिकता का संगम है, जहां लोगों के लिए VFX टेक्नोलॉजी, प्रोजेक्शन सिस्टम, डिजिटल स्क्रीन और QR कोड स्कैन करने की सुविधा उपलब्ध होगी ताकि म्यूजियम आने वाले लोग हर कहानी को डिजिटल तरीके से अनुभव कर पाएं। एक छत के नीचे जनजातीय परंपराओं और स्वतंत्रता संग्राम की गौरवशाली गाथा का ऐसा प्रदर्शन अद्भुत है। यहाँ लोगों को आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की गौरव गाथा भी देखने को मिलेगी और छत्तीसगढ़ की लोक कला और संस्कृति के अनूठे रंग भी देखने को मिलेंगे। ये है देश का पहला डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम जो खुला है छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शहीद वीर नारायण सिंह और अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने वाले दूसरे आदिवासी नायकों की यादों को संजोने के लिए इस अनूठे संग्रहालय को बनाने का फैसला किया था, जिसका डिजाइन, कॉन्सेप्ट और तकनीकी ढांचा लेटेस्ट मानकों पर आधारित है।
ये छत्तीसगढ़ के लिए काफ़ी खास है। मैं देश के सबसे पहले डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम में खड़ी हूँ, जहाँ पे सिर्फ छत्तीसगढ़ की ट्राइबल जीवन को डिजिटली प्रस्तुत नहीं किया जाता, बल्कि एक ऐसे हिस्से को जीवंत किया जाता है जो फ्रीडम स्ट्रगल में छत्तीसगढ़ के शूरवीरों ने निभाई है, जिसके बारे में आज तक बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हुई, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसे इतने शक्तिशाली रूप में दिखाया जा रहा है। हम इस स्टोर अकेले नहीं करेंगे इस स्टोर को, ये म्यूजियम 17 गैलरी से बना है और इनफैक्ट आप यहाँ पर विजुअल के जरिए देख रहे होंगे कि इसका जो एक्सपीरियंस है अपने आप में वन ऑफ इट्स काइंड एक्सपीरियंस है। काफी ज्यादा आप यहाँ आएंगे इसके सैर सपाटे के लिए तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बस्तर में पहुंच गए हैं और वहाँ के जीवन को जी रहे हैं। मेरा टीम ने बहुत बेहतरीन काम किया है, क्योंकि इसमें काफ़ी रिसर्च इन्वॉल्व था, क्योंकि एक जो क्रांति हुई है उन क्रांति के जो जगह है, उनका जो वंशज है, उनका जो कम्युनिटी है, उनके साथ हम लोग ने चर्चा किया। हमने एक कथानक समिति भी बनाई जिसमें हिस्टोरियन हो, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो, शोध करने वाले जो लोग हो और जो समाज प्रमुख है, इनके साथ बैठ के तरह तरह के जो आवश्यकताएं है उस दिशा में किया गया। स्टोरी लाइन भी तैयार करना बहुत आवश्यक थी। तो इस प्रकार हमने लगभग 14 जो है इस तरह का क्रांति या जो जनजातीय जो लोगों का उस समय का जो गाथाएं है, तो उनको हम लोग ने यहाँ पे तैयार किया है। करीब 9.75 एकड़ में फैले और 50 करोड़ रुपए की लागत से बने इस ट्राइबल म्यूजियम में 650 से अधिक मूर्तियां, आधुनिक डिजिटल गैलरियां, होलोग्राम, 3D प्रोजेक्शन और इंटरैक्टिव AI आधारित प्रदर्शनी है। इतना ही नहीं, म्यूजियम में अत्याधुनिक VFX तकनीक, प्रोजेक्शन सिस्टम और मोबाइल फोन पर QR कोड स्कैन करने की सुविधा भी है, ताकि आने वाले लोग हर कहानी को डिजिटल तरीके से अनुभव कर पाएं। हमारे लिए चुनौती था कि जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है, डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारे जो इस तरह का जो इनोवेशंस है, उसको कैसे हम इसमें यूज़ करें। और हम लोगों ने काफ़ी, जैसे अभी जहां हम लोग मौजूद है, यहीं पे VFX का हम लोगों ने यूज़ किया है। ये घोटुल जो बस्तर की है, जो एक सामाजिक सांस्कृतिक जो एक बड़ा धरोहर है, या ये जो लिंगोपेन जो उनका देवता है, जो जिसको जनक हम लोग मानते हैं कि घोटुल प्रथा जनजातीय समाज में जो है अबूझमार क्षेत्र में उन्होंने लाया। तो ये इस प्रकार के जो जनजातीय लोगों के जो जीवन शैली है, जीवन है, सांस्कृतिक विरासत है, धार्मिक विरासत है, उनका विश्वास है, अलौकिक जो उनका मान्यताएं है, तो इन सभी को जो है हम लोगों ने इस म्यूजियम में आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए लोगों के साथ हम लोग रखे हैं। संग्रहालय में कुल 16 गैलरी हैं। इनमें स्वतंत्रता आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में हुए 12 आदिवासी विद्रोह और 2 सत्याग्रह की जीवंत झांकी मौजूद है। इन झांकियों के जरिए आदिवासी नायकों की वीरता, बलिदान और संघर्ष की कहानी बताई गई है। इतना ही नहीं, संग्रहालय परिसर में शहीद वीर नारायण सिंह का भव्य स्मारक भी बनाया गया है। सबसे ज्यादा यूनिक एलिमेंट इस म्यूजियम का क्या है जो देश में हमें किसी और संग्रहालय में देखने को नहीं मिलेगा? उसके लिए पूरे भारत की जनता को यहाँ आना ही होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ जिस तरह से इस ट्राइबल धरोहर को अब यहाँ पर संजो के रखने वाला है, कौन सा ऐसा यूनिक एलिमेंट है जिसके लिए आना पड़ेगा लोग? देखिए, मतलब जो फ्रीडम स्वतंत्रता संग्राम में जो जनजातीय लोगों का जो संघर्ष है या उनका जो भूमिका रही है, छत्तीसगढ़ के बारे में यदि जानना हो तो आपको तो यहीं आना होगा। ये अलग बात है कि आप अपने वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं, लेकिन इसका जो फिजिकली जो आप यहाँ आके जो अनुभव कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उससे प्रेरणा ले सकते हैं, आई थिंक वो बड़ा यूनिकनेस है। क्योंकि इसमें सभी जो हमारे 16 गैलरी है, तो हर गैलरी से आपको अलग अलग प्रेरणा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पेड़ों के लिए भी हमारा क्रांति हुई है। बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा कि हमारे जनजातीय लोगों ने पेड़ बचाने के लिए भी ब्रिटिश के खिलाफ लड़े, क्रांति किया। नारी सशक्तिकरण का भी यहाँ पे उदाहरण है। रानी चोरिस जो क्रांति हुई है और इतने साल पहले, तो उसमें भी आप देखेंगे कि किस प्रकार से सभी महिलाएं इकट्ठा होके ब्रिटिश के विरुद्ध और गलत नीति के विरुद्ध जो है उन्होंने वो काम किया है। तो इस प्रकार के बहुत यूनिकनेस है। संग्रहालय के प्रवेश द्वार पर सरगुजा के कलाकारों द्वारा बनाई गई सुंदर नक्काशीदार पैनल हैं, जबकि परिसर में 1400 साल पुराने महुआ और सजा वृक्षों की रेप्लिका स्थापित की गई है। साथ ही संग्रहालय में सेल्फी पॉइंट, दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के लिए विशेष सुविधाएं भी मौजूद हैं।
ये विशेषताएं ही इस डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम को सांस्कृतिक और भावनात्मक अनुभव का एक जीवंत केंद्र बनाती हैं। सबसे अच्छा तो वो दंतेश्वरी मंदिर है जो घंटा बजाते हैं, दृश्य देखने लगा दंतेश्वरी माता का, वो बहुत अमेजिंग था, देखने लायक था। और यहाँ पर एक ही छत में सब कुछ बना हुआ है, सब लोग देखने लायक है, तो बहुत ही अमेजिंग लगा, घूमकर बहुत ही अच्छा लगा। मेरे दोस्त लोग भी बहुत अमेजिंग फील किया। जिस तरह से ये म्यूज़ियम को तैयार किया गया है निसंदेह अद्भुत है, क्योंकि हमें जो है हमारे छत्तीसगढ़ की परंपराएं, सभ्यता और हमारे जो पुराना इतिहास है जो आज भी मिट्टी में दबी हुई थी, इसको बहुत अच्छे ढंग से विजुलाइज करके इसको चित्रित किया गया है, जो कि आने वाले पीढ़ी को, जो हम कभी ऐसा होता है कि किताबों पे हम बता नहीं पाते हैं या कहानी के रूप में भी नहीं बता पाते, और यहाँ पर आप इसको बहुत सारे QR कोड दिए गए हैं जिसको आप स्कैन करते हैं तो आपको आसानी से पता चल जाता है कि इसके हिस्ट्री क्या है। नया रायपुर का ये संग्रहालय देश भर में बनाए जा रहे 11 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों में से एक है, जहाँ इतिहास, परंपरा और आधुनिकता का बेजोड़ संगम है। सभी लोगों को अगर ट्राइबल कल्चर को समझना हो, ऐसे रिवॉल्ट्स को समझना हो जिसने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अहम भूमिका निभाई है, और विमेन एम्पावरमेंट को भी अगर समझना हो तो इस म्यूजियम के सैर करने जरूर आना होगा। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, छत्तीसगढ़। चलिए अब आपको हम लिए चलते संगम के तट पर। पुण्य कमाने का मौका मिल रहा है। प्रयागराज की धरती पर आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से बेहद अहम माघ मेले की तैयारी शुरू हो चुकी है। हर साल पौष पूर्णिमा के मौके पर शुरू होने वाले माघ मेले में महाशिवरात्रि तक करीब 44 दिनों तक ये पूरा मेला चलता है। माघ मेले के दौरान 6 प्रमुख तिथियों पर 6 प्रमुख स्नान होते हैं, जिस पर संगम में डुबकी लगाने भर से पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद अहम प्रयागराज के माघ मेले को साकार करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अभी से माघ मेला क्षेत्र आबाद होना शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं के लिए गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम पर मौजूद तट को समतल करने का काम चल रहा है। माघ मेला सनातन धर्म के प्रमुख धार्मिक आयोजनों में से एक है, जिसका आयोजन हर साल संगम तट पर होता है। आध्यात्मिक शुद्धि, प्रायश्चित, पुण्य और मोक्ष के इच्छुक श्रद्धालु हजारों लाखों की संख्या में संगम में डुबकी लगाते हैं। ऐसे में सनातन धर्म से जुड़े इस आयोजन को सफल बनाने के लिए महीनों पहले बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। मानसून के बाद सबसे पहले कटान और जगह जगह दलदली जमीन को सुखाने और भरने का काम होता है। तय समय से पहले सुविधाओं को विस्तार देने के लिए मेला क्षेत्र में रात में रोशनी जरूरी है। ऐसे में बिजली विभाग की तरफ से युद्ध स्तर पर लकड़ी के अस्थायी खंभे गाड़े जा रहे हैं, ताकि रात में भी माघ मेले से जुड़ी व्यवस्थाओं को संगम तट पर अमली जामा पहनाया जा सके। माघ मेले के शुरू होने में करीब 1.25 महीने का वक्त बचा है। कुछ हफ्तों के अंदर साधु संतों के शिविर यहाँ सज जाएंगे। ऐसे में उन कैंप्स तक जल पहुँचाने के लिए जल निगम की तरफ से पाइपलाइन के बिछाने का काम भी साथ में जारी है। देश विदेश में प्रचलित माघ मेले के लिए झूसी की ओर 4 प्लांटून पुल तैयार किए जा रहे हैं, ताकि पूर्वांचल और बिहार की तरफ से आने वाले श्रद्धालुओं को माघ मेला क्षेत्र में प्रवेश करने में सुविधा हो। संगम नगरी प्रयागराज में 2026 में लगने वाले माघ मेले की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस पूरे माघ मेले को 800 हेक्टेयर में बसाया जाएगा और जिसमें 7 सेक्टर बनेंगे। पीपे के पुल इसमें 7 बनाए जाएंगे। जमीन समतीकरण का काम चल रहा है, ट्रैक्टर जमीन को समतीकरण कर रहे हैं, बिजली के खंभे लगाए जा रहे हैं
और तमाम मूलभूत सुविधाएं श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर मेला प्रशासन कर रहा है। और इस माघ मेले को कुंभ मेले की तर्ज पर सजाया और संवारा जा रहा है, क्योंकि इस कुंभ मेले में करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर आकर आस्था की डुबकी लगाई थी और इस 2026 के माघ मेले में भी करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। हम इस पार्टून पुल पर हैं, जहाँ पर मजदूर इन पार्टून पुल को बना रहे हैं। इसी पार्टून पुल से श्रद्धालु यहाँ पर संगम के उस पार जहाँ पूरा मेला लगता है वहाँ जाते हैं और वापस इन्हीं पुलों के सहारे से वापस आते हैं। इस माघ मेले की तैयारियाँ 2026 की तेज़ कर दी गई हैं। तमाम सुविधाएं यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए की जा रही हैं। तो प्रयागराज में इन 7 पीपे के पुल का निर्माण भी कराया जाएगा। तो मेला प्रशासन पूरी तरह इस मेले को सुसज्जित कर रहा है। तमाम मूलभूत सुविधाएं श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर मेला प्रशासन करा रहा है। मानसून की लंबी अवधि की वजह से अगस्त से लेकर सितंबर तक कई बार बाढ़ आई, जिसकी वजह से माघ मेले को बसाने और उससे जुड़ी तैयारियों को शुरू करने में देरी होती गई। अब प्रशासन को गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के जलस्तर के उतरने का इंतजार है, जिसके बाद माघ मेला को 7 सेक्टर्स में बसाया जाएगा। मेला प्राधिकरण के द्वारा, क्योंकि अभी मैंने भी विगत में ही चार्ज प्राप्त किया है, तो इसमें जो रिव्यू मीटिंग की गई उसमें जितने भी हमारे विभाग हैं, चाहे वो हाइडल हो, पीडब्ल्यूडी हो, चाहे सिंचाई हो, सभी के द्वारा अपने अपने विभागीय टेंडर जो है सो संपादित करा लिए गए हैं और कुछ में जो है सो आज या कल में संपादित कंप्लीट हो जाएंगे। इसके साथ मौके पे विभिन्न विभागों द्वारा कार्य भी स्टार्ट कर दिया गया है। जहाँ तक की विषय है कि भूमि आवंटन का, तो जैसे ही जो है सो जो हमारे नदी का जो जलस्तर है वो एक रिक्वायर्ड लेवल पे पहुंचेगा, तब वो कार्रवाई पूर्ण रूप से उसको स्टार्ट कर दी जाएगी और जो भी विगत वर्षों में जो भी पद्धति रही है उसी प्रकार से उसका कार्य निश्चित समय पे उसको कराया जाएगा। पौष पूर्णिमा से शुरू होने वाला माघ मेला महाशिवरात्रि तक करीब 44 दिनों तक चलता है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु कल्पवास भी करते हैं और प्रमुख स्नान पर्व पर संगम में डुबकी लगाकर पुण्य कमाते हैं। हिंदू धर्म में कल्पवास का बहुत पवित्र स्थान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस बार 3 जनवरी से शुरू होने जा रहे माघ मेले में की गई तपस्या से व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है और बैकुंठ में जगह हासिल होती है। माघ मेला केवल संगम में स्नान से जुड़ा पर्व नहीं है, बल्कि अध्यात्म और भारतीय संस्कृति की एक अनोखी झलक है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।